ट्यूशन जाने नहीं देते। आपको हासिल होगा कि 10वीं क्लास में आते आते पार्ट टाइम में मेरी इनकम इतनी हो गई कि मेरे टीचर से ज्यादा मेरी इनकम हुआ करती थी। 11वीं क्लास में हम टीवीएस शेप मोपेड इस्तेमाल करते थे और हमारे प्रिंसिपल के पास लूना हुआ, वहां से हमारा क्रम बढ़ता है। और 3 महीने में अगर इतनी पतंगे बेच दूंगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो अगर आप मुझे ₹1.60 दोगे तो 3 महीने बाद मैं आपको ₹1.90 वापस दूंगा। और 6वीं क्लास में मैंने लोन लेना सीख लिया। फिर मैं रोते रोते मुंह बिगाड़ कर मां के पास गया और मां के पास कहा, मां ये नौकरी मैं नहीं करूंगा, वो मेरा बोझ है ना मां, मुझे ₹750 का समझता है। मां तुझे लगता है कि मैं 750 का हूं? तो मां ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, तू तो करोड़ों का। क्या बोला? क्या बोला? ये मेरी ही मां ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी? मैं बजाऊंगा ताली मां के लिए। ये तो दुनिया में बात ऐसी होती है। सेमिनार से डिसीजन लिए जाते हैं, काउंसलिंग से लीडर बनाए जाते हैं। नोट द पॉइंट। सेमिनार से निर्णय लिए जाते हैं, सेमिनार से ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग से लीडर बनाए जा सकते हैं। काउंसलिंग मतलब टू नहीं, बस नल को यू करने का। जब भी कोई आता तो नल को खोलता, क्या आवाज आती थी? पानी। ऐसे आवाज आती थी। जब भी ट्र करता था तो पैसा आता था। क्या करता था तो पैसा आता था? में करने से पैसे आने लग जाए तो कितना मजा आता। जैसे हमें कोई बैंक, हमारा वही ट्र कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू। कंटिन्यू चालू ही रहती है, जब हम सो जाते हैं तो भी चालू रहती है। और लास्ट डेटों में तो भाई साहब भट्टाचार्य जी तेज तेज आती है। तो भैया लास्ट डेटों में 1 घंटा तो आवाज को नहीं संभाल सकते। वो समझ के बात। तो इकोनॉमिकल करियर की शुरुआत ₹750 से हुई थी। परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर जो है डिफेंस सर्विसेज के अंदर थे। फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, और जब फादर का रिटायरमेंट हुआ उस समय ₹250 उनकी पेंशन की अमाउंट आया करती थी। 6 भाई बहनों का परिवार था। पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। और किसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, घर के प्रमुख सदस्य के रूप में से एक होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में पैदा हुआ अपने माँ बाप की, और मेरे माँ बाप चाहते थे कि जिस तरह सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उसी तरह किसी तरह ये लास्ट वाला, अंतिम वाला भी पढ़ लिख जाए, यानी मैं। और जैसे तैसे वो मुझे पढ़ाई कराते थे, बड़े संघर्षशील तरीकों से पढ़ाई कराते थे। कई बार वो ढंग से खाना नहीं खा पाते थे, ढंग से अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते थे अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। पैसों के बारे में बहुत ज्यादा चहेता आदमी में था। 6वीं क्लास से ही मैं पैसे कमाने के बारे में सोचता था। जब बच्चा गिल्ली डंडे के बारे में सोचता है, क्रिकेट के बारे में और फुटबॉल के बारे में सोचता है, और मैं 6वीं क्लास से पैसों के बारे में सोचता था। क्यों सोचता था? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती। और दिमाग में फिर था कि मुकेश कोठारी बड़ा होना और खूब पैसा कमाना। उस समय 6वीं क्लास में मैंने लक्ष्य बनाया और ₹1.60 मैंने इकट्ठा किया। 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे हमें मिलते थे टॉफी खाने के लिए। हम उन पैसों को बचत करते थे, इकट्ठा करते थे। थोड़ा सोचिए, जब आपका छोटा बच्चा आपके साथ मार्केट में जाता है तो किसी भी चीज की डिमांड करने से पहले आपकी सैलरी पूछता है ना? आपकी हैसियत हो या ना हो, वो बच्चा डिमांड कर लेता है। क्योंकि बच्चे के अंदर वो सीरियसनेस नहीं होती है, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। 6वीं क्लास में ये मैच्योरिटी घर की परिस्थितियों की वजह से हमारे अंदर आ गई। दूसरे क्लास के बच्चे टॉफी लाते थे, हमारे सामने खाते थे। हमारे अंदर भी बहुत इच्छा होती थी कि ये टॉफी लाएंगे और खाएंगे, लेकिन लक्ष्य को देखते थे। बिजनेस करना है तो हम भटकते नहीं थे। सीखने का पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास लक्ष्य है ना तो आप भटकोगे नहीं, और लक्ष्य नहीं है कोई भी भटका देगा, कोई भी, कभी भी। अभी मैं होटल से यहां पर आ रहा था तो रोड पर काम चल रहा था। एक जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही थी
और आपको आश्चर्य होगा कि 50 आदमी गड्ढा खुदते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो सुबह घर से निकले थे तो उनका कोई लक्ष्य नहीं था। जेसीबी मशीन ने ही उन्हें रोक दिया। अगर हावड़ा स्टेशन से आपकी ट्रेन 4 बजे है तो इस सेमिनार की समाप्ति के बाद आपका दिमाग भटकेगा नहीं। कोई तमाशे वाला, कोई मदारी भी तुम्हें भटका नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन दिमाग में है 4 बजे। लक्ष्य आपके पास है तो आपके अंदर एनर्जी होती है वहां पर जाने। और जिसका लक्ष्य नहीं है कोई भी भटका नहीं। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया। 1 रुपया 60 पैसे में बिजनेस शुरू नहीं हो सकता था। तो हमारे बड़े भाई साहब थे, 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उनके पास भी 1 रुपया 60 पैसा था। हमने उनसे उधार मांगने के लिए गए। जब आप किसी से उधार मांगते हो तो सामने वाला 3 प्रश्न करता है भट्टाचार्य जी, 3 प्रश्न, चाहे बैंक हो चाहे कोई इंसान हो। जब किसी से उधार मांगते तो पहला प्रश्न पूछा जाता है क्यों, दूसरा क्या करेगा, तीसरा मुझे वापस कितना देगा। बैंक भी यही पूछता है 3 वर्ड। तो मेरे भाई ने मैंने भाई से 1 रुपया 60 पैसा मांगा तो मेरे भाई मुझे क्या कहता है, क्यों। आगे के प्रश्न उसे पूछने नहीं पड़े, मैंने दे दिए जवाब। उसने कहा क्यों, मैंने कहा बिजनेस करना है, दुकान लगानी है पतंग की, और मैं पूरे साल में यह पता कर चुका हूं कि होलसेलर कहां है। यह भी पता लगा लिया है कि 5 पैसे की जो पतंग आती है होलसेल में उसकी रेट क्या है, और मैंने यह भी पता लगा लिया है कि यहां से 3 किलोमीटर तक एक भी दुकान नहीं। मैंने यह भी पता लगा लिया है कि लगभग 400 बच्चे पतंग उड़ाते हैं हमारे एरिया में, और मैंने यह भी आइडिया लगा लिया है कि अगर 250 बच्चे भी मेरे हो गए तो मैं इतनी पतंगे 3 महीने में बेच दूंगा, और 3 महीने में अगर इतनी पतंगे बेच दूंगा तो इतना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो अगर आप मुझे 1 रुपया 60 पैसे दोगे तो 3 महीने बाद मैं आपको 1 रुपया 90 पैसा वापस दूंगा। और 6वीं क्लास में मैंने लोन लेना सीख लिया, और मेरे भाई ने मुझे प्रसन्नता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया। 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा ली। और साहनी साहब, आपको आश्चर्य होगा कि 6वीं क्लास में मैंने 3 रुपए 20 पैसे को 3 महीने में डबल कर दिया। 3 महीने, ओनली 3 महीने। वहां से मेरे बिजनेस करने का क्रम चालू हुआ जो फिर कभी रुका ही नहीं। आम बच्चों की तरह मैं रिएक्ट करता ही नहीं था। आम बच्चे, होली आती थी, बड़े उत्साहित होते थे कि कौन सा कलर लाएंगे, किसको लगाएंगे। हम कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग करते थे। होली पर कलर की दुकान लगा लेते थे, दिवाली पर पटाखों की दुकान लगा लेते थे, राखी पर राखियों की दुकान लगा लेते थे। एक भी सीजन जाने नहीं देते। आपको आश्चर्य होगा कि 10वीं क्लास में आते आते पार्ट टाइम में मेरी इनकम इतनी हो गई कि मेरे टीचर से ज्यादा मेरी इनकम हुआ करती थी। 11वीं क्लास में हम टीवीएस चैंप मोपेड इस्तेमाल करते थे, और हमारे प्रिंसिपल के पास लूना हुआ। वहां से हमारा क्रम बढ़ता ही गया। फिर हमने पीछे कभी मुड़कर देखा ही नहीं। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा सही काम है, कौन सा गलत काम है। हम तो जिस भी काम में पैसा होता था उस काम को कर लेते, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में। हमने उनको ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। नेटवर्क अभी बनाते होंगे आप, हमने नेटवर्क 10वीं 11वीं क्लास में बना लिया। एक एक फैमिली का पता लगा देते कि कौन सी छोटी फैमिली, कौन सी बड़ी फैमिली है। जो भी छोटी फैमिली थी उनको जाकर प्लान समझाते थे कि सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही होता है, तुम सरकार से दोनों ले लो और एक मुझे दे दो तो मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। 100 रुपए एक्स्ट्रा में ले लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर को बेच दिया करते। कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये 2 नंबर का काम है। हमें तो पैसों से मतलब था। 12वीं में आते आते हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे, हम किसी से डरते ही नहीं, क्योंकि जेब में पैसा होता। 3 इंच सीना तो हमारा बिना वर्जिश के ही बाहर निकल गया। ये पैसों की ताकत इतनी होती मेरे भाई, जब जेब में पैसे होंगे ना, ये सीना ऑटोमेटिकली यूं निकल जाए। 12वीं क्लास में आते आते हम किसी डरते नहीं थे। भिलवाड़ा में जो एलपीजी सिलेंडर का डीलर था ना, एकमात्र, उसके ऑफिस में बिना परमिशन के घुस गए। उस समय एलपीजी सिलेंडर के डीलर और पेट्रोल पंप के मालिक बड़े लोग होते थे। अभी तो किसी को भी पेट्रोल पंप मिल जाता। हम ऑफिस में पहुंच गए और मैंने उनसे कहा नमस्कार। उन्होंने सोचा कोई क्लाइंट आया होगा, उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं, नीचे देखते देखते बोला हाँ नमस्कार बताइए।
मैंने कहा सर आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं और जीवन में मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा सर बस एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं और आपका नाम खराब होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, इसलिए मैं यहां पर आया। मुझे पता लगा है आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। जूही में यूं बोला, वो खड़ा हो गया। तू कौन, अंदर कैसे आया, और तू मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? मैंने कहा सर ना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना इंक्वायरी कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आपका नाम खराब हो जाएगा, आप इज्जतदार आदमी हैं, लोग कहते हैं ये ब्लैक के सिलेंडर बेचता है, इसलिए मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं, आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करने हैं मेरे थ्रू करें। और मैंने इतना जबरदस्त प्लान समझाया, उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को गालियां बकी, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, एक एक आदमी को सिलेंडर ब्लैक करता है, मुझे कल यहां का एमएलए बनना है और मेरा नाम बर्बाद करने में तुला है। आज के बाद एक भी सिलेंडर यहां से ब्लैक नहीं होना चाहिए। मुकेश कुठारी को ऑथोराइज्ड ब्लैकमेलर बना दो। पानी और मुझे पूरे भीलवाड़ा का ऑथोराइज्ड ब्लैकमेलर बना दिया गया था। अब कंपनी में कोई भी सिलेंडर अगर बाहर आ सकता था तो मेरे इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। थैंक यू भैया। कोई बाहर ही नहीं आ सकता था। आप शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आप पूरे सीजन में 2-4 जगह खाना खाने जाएंगे, ये सुनो। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए, क्योंकि हलवाई को सिलेंडर चाहिए, वो हमारे पास ही मिलते। लोग शादी फाइनल होते ही हमारे पास कार्ड देने आ जाते थे कि भाई साहब सह परिवार आ जाना, साथ में 4 सिलेंडर भी लेते आ। हमारा काम धाम एकदम बढ़ गया, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं चाहता। मुझे तो 10वीं क्लास तक यह भी पता नहीं था कि पढ़ते क्यों हैं लोग, क्योंकि कोई ऐसा मेरे को वातावरण नहीं। मेरे बड़े भाई वगैरह सब लोग बड़ी सर्विसेज में चले गए, मुझे कोई गाइड करने वाला बचा है। पढ़ना नहीं चाहता था, आजाद होना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बांध रखा था। वो उनके नाम की परवाह थी उन्हें कि उनके सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं। और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेटा मुझे पता है कि तेरी पढ़ने में रुचि नहीं है, लेकिन खानदान का नाम की इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा और तुझे पढ़ना पड़ेगा। और भैया क्योंकि मुझे नीचे होने नहीं दूंगा, फेल होगा तो बार बार पढ़ाऊंगा और एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अच्छी गनीमत है कि तू या तो पास हो जा या फिर जिंदगी भर पढ़ता है। तो भैया मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं था पढ़ने के, और जैसे तैसे मैं पढ़ता था और पास हो जाता। एग्जाम के 5 दिन पहले किताबें खोलता, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए। वो तो दूर दूर तक पढ़ना तो आता ही, चिट विट बनाने की तैयारी करता था और प्लानिंग करता था कि किसको कहां पर छुपाएं। कभी कभी एग्जामिनर हार्ड आ जाते थे, चिट चलती नहीं थी, तो हम प्लान बी भी तैयार रखते थे। एक्सपर्ट थे प्लानिंग करने में, बचपन से एक्सपर्ट। इतने एक्सपर्ट थे कि भाई साहब मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, हमने जिससे कॉपी की उसके 90 नंबर आए, हमारे 95। कुछ लोगों को हंसी आ रही है, कुछ लोग सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे? ऐसा करने से कुछ सीखोगे नहीं। सीखोगे कब? जब पूछोगे कैसे आए बताओ। ऐसा पूछोगे तो बताऊंगा, कैसे आए बताइए, फ्री में बता दूंगा। ये गलत फहमी में मत रहना। चलो नहीं जाना चाहता कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जाना चाहते हैं तो पूछना पड़ेगा ना, और जब भी मेरे से कुछ पूछना हो तो इज्जत के साथ पूछना पड़ेगा, है ना। सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, सभी करो करो प्लीज प्लीज, और बोलो बता दे भाई, बता दे भाई, बता भी दे भाई, बता दे भाई। ये गर्दन भी हिलाओ, अगर गर्दन नहीं हिलाओ तो ऐसी फील आती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। गर्दन हिलाओ ना यार, रेस्पेक्ट जाता। बता दे भाई, बता दे भाई, बता भी दे भाई, बता दे भी भाई। इससे मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा, सब कुछ बता। चलो आप ये जानना चाहते हैं कि जिससे मैंने कॉपी की उसके 90 नंबर आए और मेरे 95 कैसे आए, यही पूछना चाह रहे ना आप? बताता हूँ। टेक्नोलॉजी बड़ी आसान है, बहुत आसान है, ध्यान नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते। हम क्या करते थे, कॉपी हमेशा एक्सपर्ट की ही करते थे। इसकी करते थे, हम पहले ही पता लगा लेते थे
टिग्नोमेट्री में ये बच्चा होशियार है, यानी टिग्नोमेट्री का प्रश्न इसी से कॉपी कर। परसेंटेज में ये होशियार है तो परसेंटेज की कॉपी इसी से कर। प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है तो प्रॉफिट एंड लॉस की इसी से करनी है। और इन सब की कॉपी करके हम इन सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते थे, क्योंकि हम तो सारे एक्सपर्ट की सलाह लेते थे और वो बेचारे खुद पढ़ते थे रात दिन का। और यही हमारे इस बिजनेस में कामयाबी का राज है। मेरी 4 अपलाइन, द फर्स्ट इज केसी छाबड़ा जी, सेकंड इज बीसी छाबड़ा जी, एंड थर्ड इज भैरूदान करवा जी, एंड फोर्थ इज प्रहलाद राय। ये 4 मेरी अपलाइन। आपको आश्चर्य होगा केसी जी से हमने क्या सीखा। केसी जी से हमने सीखा कि एविडेंस के साथ यानी आंकड़ों के साथ बात कीजिए। बीसी जी से हमने बात करने की कला सीखी। जब आप मास पब्लिक में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो लोगों का कैसे ध्यान रखा जाता है, ये हमने सीखा बीसी जी से। भैरूदान जी से हमने रिलेशनशिप को बिल्ड करना सीखा। द रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है ना तो बहुत टॉप पर जाएंगे। ये हमने भैरूदान कारवा जी से सीखा। प्रहलाद जी से हमने कैलकुलेशन सीखी। इस बिजनेस में रॉयल्टी कैसे निकलती है, टेक्निकल कैसे निकलता है, मल्टीपल लेग के कमीशन को कैसे गणना की जाती है। और मजे की बात है, इन चारों से सीखकर इन चारों से आगे निकल गए, क्योंकि चारों से सीखे। हम एक को गुरु बनाते ही, जो जहां से लेना होता सब जगह से ले लेते। और यही कामयाबी का। जैसे तैसे बीकॉम हमने की, उस दिन हम बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि अब हमें पिताजी ये नहीं कह सकते कि पढ़ना पड़े। हमने